वो खाना ऑर्डर पर पैक करवा कर पलट ही रहा था जब उसने आवाज सुनी थी। मुसलसल बजता हॉर्न, टायर की चरचराहट और फिर तसादम। उसने पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों को दाएं से मत भागते देखा। बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। एक मंजर धुंधला था, मुबहिम था, गैर वाजे। एक्सीडेंट हो गया, कोई कह रहा था। बारिश के शोर में अब लोगों की तेज आवाजें भी शामिल हो गई थीं। किसी एहसास, किसी अंदेशे, किसी ख्याल के तहत उसने उजलत में कदम उठाते हुए वहां देखा जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। अगले ही लम्हे उसका दिल रुका, सांसें थम गईं, पार्सल हाथों से छूट गया। शायद जमीन चकराई थी या फिर आसमान सर पर गिरा था। वो तसादुम वो कोई आम तसादुम ना था। बेकाबू होती गाड़ी उसकी गाड़ी से ही आकर टकराई थी, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी घूमती हुई बुलंदी से नीचे जा गिरी थी। जन्नत, उसका सांस रुका। बेख्तियार होकर वो उसकी तरफ बढ़ा जिसकी तरफ लोगों का हजूम था। किनारे पर उसके पहुंचने से भी पहले गाड़ी एक जोरदार धमाके से आग की लपेट में आई थी। वो पत्थर हुआ, चंद लम्हों तक पत्थर ही रहा, साकित, जामिद, सामत। सदमे से कवत मिली। वो बेकदम बेसाख्ता ही उसकी तरफ उठे। बीच रास्ते में ही कुछ लोगों ने आगे बढ़ने से रोक लिया। हवास चल हो रहे थे, वो गहरे सदमे था, अपना आप छुड़ाते हुए आगे बढ़ना चाह रहा था, मगर लोग उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। फारिस आन की आन में ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था? उसने तो ये सोचा ही नहीं था। उसने तो ये चाहा ही नहीं था। फारिस। अब की आवाज बुलंद थी, कपकपाती हुई और दुरुस्त थी, जैसे किसी ने पूरी जान लगाकर उसे पुकारा हो। बेजान होती टांगों के साथ उसने एक झटके से मुड़कर देखा। सर पर छाता ताने सर्दी की शिद्दत से कपकपाती, कुछ कमजोर और निढाल सी जन्नत आंखों में उलझन लिए उसके सामने ही खड़ी थी, कुछ ही फासले पर। सदमे से फारिस की निगाह डिगमगाई। वो थम गया, रुक गया, ठहर गया। लम्हे भर के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। आ भी कैसे सकता था? वो मुजस्सिम हकीकत बनी उसके सामने खड़ी थी। वो तो गाड़ी में। आंखों में बेयकीनी और उलझन लिए वो अपने आप को लोगों की गिरफ्त से आजाद करते हुए उसकी जानिब बढ़ा। जन्नत ना समझी भी के आलम में उसे देखने लगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर दर्द से फटा जा रहा था, सर्दी अजियत बढ़ा रही थी, मगर फारिस की आंखें, उसके तासुरात, उसका खौफ और घबराहट उस पर रोशन दिन की तरह अयां थे। मेरे सर में दर्द था तो मैं टैबलेट लेने के लिए, उसने खामखा वजाहत दी। आसमान पर बिजली चमकी, फिर घिन गरज की आवाज हर समत गूंजी। वो इस पर निगाह जमाए अपनी जगह खड़ा रहा। आपकी जन्नत ने उसके उकब में देखा। शायद वो एक्सीडेंट की नौयत और नुकसान के बारे में जानना चाह रही थी। अगले ही पल उसका हलक खुश्क हुआ, जमीन ने कदम जकड़ लिए, निगाहें शोलों पर जमकर रह गई। सियाह प्राडो जो उनकी गाड़ी से टकराई थी, इस गाड़ी में एक ही नौजवान था, जख्मी था, और उसे गाड़ी में डाले चंद मकामी लोग इसी वक्त अस्पताल के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन उनकी गाड़ी जो बुलंदी से गिरी थी उसमें तो कोई भी नहीं था, मगर फिर भी दोनों की हालत ऐसी थी जैसे उनका नुकसान हो गया हो, जैसे वो शोलों की लपेट में गाड़ी के अंदर ही रह गए हों। फिर उसने फारिस को देखा। वो कमजोर एसाब का शख्स नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि गाड़ी का नुकसान उसे परेशानी में मुब्तला कर दे। तो फिर वो इतना मुफक्किर क्यों लग रहा था, इतना बेचैन और बेकरार क्यों दिखाई दे रहा था? उसकी आंखों की सुर्खी दर्द की अक्कासी क्यों कर रही थी? चेहरे के तासुरात मखमसे में क्यों डाल रहे थे? क्या इसलिए कि वो बच गई थी? क्या इसलिए कि गैर जरूरी वजूद से जान छुड़ाने का एक और मौका हाथ से निकल गया था? उसे सदमा हुआ। हाँ, शायद यही वजह है, यकीनन यही वजह है। लब भींच कर वो सख्त तासुरात के साथ इसी वक्त जाने के लिए मुड़ गई थी। सामने ही स्टोर के शेड तले रुकते हुए उसने गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ फारिस वजदान को देखा, जो उसके बराबर में आन खड़ा हुआ था। उसके तासुरात अभी भी नॉर्मल नहीं थे। अंदर आ जाओ सब, 13-14 बरस का लड़का स्टोर के काउंटर से चिल्लाया था। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर जन्नत फौरन ही सीढ़ी चढ़कर अंदर चली गई। कुर्सी खींचकर बैठते हुए उसने सख्त नजरों से फारिस को देखा। बरसाती का हुड उतारते हुए उसने गर्दन तक चढ़ी हुई जिप खींच कर सीने पर ठहरा ली थी। एक हाथ मुसलसल हरकत में था, जैसे उसे घुटन हो रही है और वो शर्ट के ऊपरी बटन खोल लेना चाहता हो। सख्ती से दांत पर दांत जमाए जन्नत चेहरे का रुख फेर लिया। मौत, बद्दुआ, बदनसीबी, सजा, तंबीह, या? उसने आंखें मूंद दी। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर यह आसान नहीं था, हरगिज आसान नहीं था। अगर वो गाड़ी में होती तो इस वक्त उसका दम घुटा और उसे लगा कि अगर उसने फिल वक्त खुद को ना संभाला तो उसे कुछ हो जाएगा। 15 दिन पहले भी ऐसी ही कैफियत तारी हुई थी, लेकिन तब उसने खुद को संभाल लिया था। अब संभालना कुछ मुश्किल लग रहा था। पानी देना, लड़के भागकर मिनरल वाटर की बोतल निकाला है, चंद घूंट भरकर उसने बिस्किट भी उठा लिए थे, जूस भी ले लिया। अपने नए एसोसिएट अदील अहमद से फोन पर बात करते हुए फारिस की नजर यकायक उस पर पड़ी और वो रुक गया।
क्या कह रहा था ये भी भूल गया। जूस के साथ बिस्किट खाते हुए चीजें उठा उठा कर देख रही थी, उनकी कीमत पूछ रही थी, अपनी राय आमा से आगाही भी दे रही थी। 13-14 साल का पठान लड़का बढ़ चढ़कर उसकी खिदमतदारियों में लगा हुआ था। फारिस की रगें तन गईं, जबड़े भींच गई कि इस लड़की को जरा भी एहसास है कि मौत उसे करीब से सलाम देकर चली गई है। बाजी और कुछ चाहिए आपको? पठान लड़का बहुत खुश था, मुस्तैदी से अपना हर काम सर अंजाम दे रहा था। हाँ, जरा लेस का चिप्स भी ले आओ। और ये चिली मिली नहीं आई है क्या? पहले तो नहीं देखी। इसका फ्लेवर कैसा है? अब वो कुछ और उठाकर पूछ रही थी। ये बच्चा लोग खाता है बाजी, हमको नहीं मालूम। और ये कितने का है? 10 रुपए बाजी। 10 रुपए? 5 की दोगे तो लूंगी। सर, आप कुछ कह रहे थे? अदील अहमद की आवाज पर वो सर झटक कर फोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। बाजी, अभी तुम बोला तुम्हारे सर में दर्द है, हमारा अम्मा बोलता है सर दर्द हो तो खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। अदील अहमद को जरूरी हिदायत देकर वो मुड़ा तो जर्द रंगत सुर्ख पड़ती आंखों के साथ जन्नत कमाल तीसरा चिप्स का पैकेट खोल रही थी। ये तुम्हारा स्टोर है खान? नहीं बाजी, ये गुल खान का स्टोर है, हम पकोड़े बेचता है। पकोड़े बेचने से ही उसे कुछ याद आया तो फट से बोला, आज तुम भी बच गया, हम भी बच गया। जन्नत कुछ हैरान होकर उसे देखा था। वो जहां तुम्हारा गाड़ी खड़ा था ना, हम इधर रोज पकोड़े बेचता है, लेकिन आज बारिश था इसलिए आज हम नहीं बेचा। बारिश ना होता तो हम उधर खड़ा होता और फिर हमारा अम्मा रो रहा होता। जन्नत सांस रोके उसे देख कर रह गई। शुक्र है तुम्हारा गाड़ी भी खाली था, शुक्र है हम भी वहां नहीं था। उसने सर हिला हिलाकर खुशी का इजहार किया था। तुम्हें लगता है अल्लाह ने हमें बचाया है? वो मोहतात होकर खास सोचो विचार के बाद उसने बजाय पुस्त आवाज में पूछा, मगर आवाज इतनी पस्त भी ना थी कि फारिस मैदान की समातों से ना टकराती। हाँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र बाजी। ऐसा भी तो मुमकिन है कि ये एक वार्निंग हो, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, या किसी और के लिए। लड़के ने अचंभे से जन्नत को देखा। वार्निंग? कैसा वार्निंग? वल्लाह हम बहुत अच्छे पकोड़े बनाता है, सफाई का भी ख्याल रखता है, किसी दिन खा कर देखो। फारिस सुल्तान ने ऐन उस वक्त उसके और लड़के के माबैन हाइल उस छोटी सी मेज पर जूस पटका। कितने का है? दांत पीस कर कीमत पूछी जा रही थी। लड़के ने सर उठाकर फारिस को देखा, इस गाहक को तो वो अक्सर फरामोश कर बैठा था। जन्नत ने गर्दन सीधी की, नागवारी से उसे देखा, फिर रुख बदल गई। पठान लड़का अब फारिस की खिदमतदारियों में लग गया था। वो पिछले 1.5 घंटे से मेज पर हेड डाउन किए बैठी थी, ना नींद आ रही थी, ना सुकून मिल रहा था। सुलगती हुई मुतरम्मा आंखों में अब तकलीफ पहुंचाने लगी थी। पठान लड़का इसके लिए चाय ले आया था, टैबलेट वो ले चुकी थी, मगर उसकी तबीयत थी किसी भी सूरत संभलने में नहीं आ रही थी। जिस्म अब मरोड़ उठ रहे थे, कोई ऐसा इंतजाम भी ना था कि वो दराज होकर सो जाती। साहब, तुम्हारा आदमी कब आएगा? पठान लड़का सिर्फ उन्हीं की वजह से स्टोर बंद नहीं कर रहा था। फारिस ने कलाई मोड़कर वक्त देखा। उसके अंदाजे के मुताबिक अदील को पहुंच जाना चाहिए था। कुछ सोचकर उसने मोबाइल निकाला। इससे कबल कि वो कॉल करता, सियार मर्सिडीज स्टोर के सामने आ रुकी थी। हेडलाइट की तेज रोशनी ग्लास डोर पर पड़ी। हार्न भी बजा और मोबाइल पर कॉल भी आने लगी। जन्नत ने विशाल सर उठाते हुए बाहर देखा। सामने दो गाड़ियां थीं, एक में अदील और दूसरी गाड़ी में उसकी गार्ड सवार थे। इज एवरीथिंग ऑल राइट सर? अदील अंदर आ गया। इस एक्सीडेंट की तफसील से आगाह करते हुए दरवाजे में ही खड़ा रहा। अदील हिदायत लेकर पलट गया। उसने सरसरी निगाहों से जन्नत को देखा, जो अपनी जगह से उठकर उसी तरफ आ रही थी। पारिस के करीब से गुजरते हुए उसे अपना दम स, पारिस के करीब से गुजरते हुए उसे एकदम अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इससे कबल कि वो लड़खड़ा कर गिरती, फारिस ने बर वक्त उसे बाजू से पकड़कर संभाल लिया। फारिस की यह हरकत इतनी गैर मुतवक्का थी कि वो अचानक थी कि जन्नत को संभलने में और फिर संभल कर समझने में चंद लम्हे लगे। अगले ही लम्हे उसने शदीद गुस्से के आलम में बिदक कर अपने बाजू यूं छुड़ाया जैसे उसे सांप ने पकड़ लिया हो। दीवार का सहारा लेकर अपना तवाज़ुन बरकरार रखते हुए उसने सख्त पथरीली निगाहों से उसे देखा। मेरा हाथ क्यों पकड़ा तुमने? अब के उसका सवाल और रवैया और तासुरात फारिस फरदान के लिए गैर मुतवक्का थे। वो इस पोजीशन में हरगिज नहीं थी कि इससे बहस मुबाहिसा कर सकती। बुखार की शिद्दत से जिस्म तप रहा था, आंखें धुंधला रही थी, सर घूम रहा था। वो तब भी वो समझ रही थी कि अगर कोई बेवकूफ उसे गिरने से बचा रहा है तो उसके हक में गलती कर रहा है। पारिस के जबड़े भिंच गए। अदील अहमद और गार्ड्स के सामने जिस तरह वो उसके साथ पेश आई थी, बमुश्किल जब्त किए खड़ा था। वरना दिल चाह रहा था एक थप्पड़ तो लाजमी जड़ दे इसे। बाजी, इस लड़ाई वड़ाई खत्म करो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम गिर जाएगा। पठान लड़के ने ही उसे काम डाउन करने की कोशिश की थी। इन 2 घंटों में उनके लिए दिए हुए रवैये से वो इतना तो जान चुका था कि कोई आला और गैर मामूली किस्म की दुश्मनी है जो इन दोनों में जाने कब से चली आ रही है। मुझे अब गिरने से डर नहीं लगता खान। फारिस की आंखों में देखते हुए वो दुरुस्ती से बोली, मैं 15 दिन पहले पार्किंग एरिया में गिरी थी, फिर खुद उठकर खुद चलकर भी गई थी, अब भी गिरूंगी तो खुद उठ जाने की हिम्मत है मुझ में। मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा था तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, फारिस ने दबी आवाज में झड़क कर कहा।
बिगड़े तेवरों के साथ जन्नत ने फट से छतरी खोल दी। अगर फारिस बर वक्त अपना सर पीछे ना हटाता तो नोक उसके सर में जरूर लगती। वो फूले तनफ्फुस और बिगड़े तेवरों के साथ संभल कर कदम उठाती बाहर निकल गई। गाड़ी तक पहुंचने से पहले उसका पाँव फिसला था, हालांकि वो कितने एहतियात से कदम उठा रही थी। वो एक बार फिर नीचे गिरी थी, बहुत बुरी तरह से। दबी दबी कराह उसके हलक से खारिज हुई। ऊपर से बारिश की बौछार जिसने उसे चंद सेकंड में ही मुकम्मल भिगो दिया था, छतरी जाने कहाँ गायब हुई थी। पठान लड़के ने बेसाख्ता परेशानी को छुआ। जेबों में हाथ डाले सीढ़ियों पर खड़ा फारिस वदान अब उसकी मदद को नहीं आया था। उसके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। खड़ूस से मेरी हिम्मत बर्दाश्त नहीं हुई, नजर लगा दी। वो अपनी कोहनी सुलाते हुए मुसलसल रो रही थी। जाने क्या सोचकर, जाने क्या समझकर और जाने कितनी तकलीफों पर। हालांकि उसे फारिस मैदान के सामने कभी ना रोना था, ना कमजोर पड़ना था। लेकिन ये गम कि वो गिरी, आखिर फारिस मैदान के सामने ही क्यों गिरी, क्यों? तभी उसने फारिस को जीना उतरकर अपनी तरफ आते देखा। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। जन्नत का चेहरा खिफत से सुर्ख पड़ गया। उसके सर पर पहुंचकर फारिस ने अपना हाथ बढ़ाया, खैरात की तरह कि लो खुद से पकड़ो ताकि तुम्हें इस सिचुएशन से निकाला जा सके। वो भी जन्नत कमाल थी, तनफ्फुस से हाथ झटक कर बगैर किसी मदद, बगैर किसी सहारे के खुद से ही उठ खड़ी हुई। कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी कि उसे अभी भी किसी सहारे की जरूरत पड़ती। चोटें ही तो आई थी, चोटें तो हमेशा आती रहती हैं। उससे भी तो मुश्किल तरीन वक्त देखा हुआ था ना उसने। तो फिर ऐसे कैसे कमजोर पड़ जाए? कीचड़ से लथपथ कपड़ों के मुकम्मल भीगती हुई वो अपने कदमों पर खड़ी थी। दिल चाहा अब तो चीख कर रो पड़े, लेकिन उसने सब्र का मुजाहिरा किया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर धप से अंदर बैठ गई। दरवाजा उसने जोर से बंद किया था। पठान लड़के ने सुख भरा सांस लेकर ग्लास डोर बंद किए, शटर गिराया, ये जा वो जा। उकबी नशिस्त पर दरवाजा खोलकर फारिस के बराबर में बैठा तो उसने दानस्ता अपने चेहरे का रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। उसकी शक्ल ऐसे हो रही थी जैसे वो पूरा दिल खोलकर रोना चाहती हो, लेकिन वो किसी वजह से रो ना पा रही हो। जी सब ठीक है मम्मी, आप परेशान मत हो। फारिस ने रुककर फोन पर कुछ सुना। कुछ लोग बारिश में करतब दिखाना चाह रहे थे, तो बस वही देखते देर हो गई। जन्नत ने जब्त करके मुट्ठियां भींच ली। फारिस ने कलाई मोड़कर वक्त का हिसाब लगाया। हम बस 1.5 2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। फिर उसने अल्लाह हाफिज कहते हुए कॉल काट दी। जन्नत की रंगत सफेद हो रही थी, होंठ नीले पड़ रहे थे। ठंडक का एहसास हड्डियों में घिसता महसूस हो रहा था, लेकिन सर उठाई यूं बैठी थी जैसे बस शौकिया ही कपकपा रही हो। अदील अहमद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेन रोड पर गाड़ी डालने तक सब ठीक था। फिर गाड़ी ने सिरत पकड़ी, तब भी वो गर्दन उठाए शीशों पर फिसलती बारिश को बड़े सुकून के साथ देख रही थी। उसके बाद जाने क्या हुआ, उसकी आंखें बंद होने लगीं, सर ढलक कर शीशे से जा लगा, हाथ बेजान होकर पहलू में गिरे और अब से आस पास का कोई होश ना रहा। पक्के सहन की मजबूत सीढ़ियों का मंजर, सफेद टाइल्स पर ढेर होते किसी वजूद की कराह, सदमा, वहशत, बेयकीनी। फिर वही आवाज जो उसके हवास मुख्तल कर दिया करती थी। एक धमाके से कांच टूटा था, शीशे के टुकड़े बिखरे थे, चीखें उभरी थी। जन्नत नहीं, जन्नत प्लीज, खुदा के लिए, जन्नत मेरा बच्चा। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बुखार की हिद्दत से तपता वजूद दर्द की लपेट में था। तकलीफ की शिद्दत से कराहते हुए उसने बेचैनी से करवट बदली, फिर जहर लब बड़बड़ाते हुए रोने लगी। जहन एक बार फिर गनूदगी में डूब गया। दोबारा जब उसे होश आया तो रात का 1:30 बज रहा था। उसे भूख का शिद्दत से एहसास हुआ। मुंह का जायका जहरीला सा हो रहा था। उसने इतराफ में निगाह दौड़ाई। कमरे की खिड़कियों पर दबीज पर्दे गिरे हुए थे। लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ नीलमू बल्ब जल रहा था। हीटर ऑन था, तभी कमरे में सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। गहरा तनफ्फुस लेते हुए वो किसी कदर कोशिश से उठकर बैठ गई थी। आखिरी मंजर जो जहन में महफूज था वो गाड़ी का था। मध्यम से नीलगुं रोशनी में फारिस उसे सामने काउंट पर नीम दराज दिखाई दिया। आंखें बंद थीं, तनफ्फुस हमसार, यकीनन गहरी नींद में था। जन्नत ने दाहिने हाथ पर निगाह दौड़ाई। कैनोला मौजूद था, ड्रिप उतर चुकी थी। उसने बेड पर साइड पर रखी दवाओं को देखा, फिर उलझे बिखरे बालों को समेट कर फर्श पर कदम रखते हुए उठ खड़ी हुई। लम्हे भर के लिए लड़खड़ाई, फिर संभल गई। उसका रुख वॉशरूम की तरफ था। वॉश बेसिन के सामने रुककर उसने खुद को आईने में देखा। चेहरे की जर्द जिल्द को छुआ, चेहरे सुर्ख डोरों वाली भीगी आंखों को देखा। बेसाख्ता किसी ख्याल के तहत सफेद लबादे की खुली ढीली आस्तीन को ऊपर किया। बाजू पर मौजूद जख्म की बैंडेज की गई थी। उसने बैंडेज हटाकर देखा, 4 टांके लगे थे। वो एक बार फिर अपने अक्स की तरफ मुतवज्जा हुई। परेशानी पर नील का कुछ निशान गहरा लगने लगा था। उसे फिक्र हुई मिसेस शिराजी से उसे छुपाना आशा जरूरी था, वरना उसे देखकर सवाल करेंगी। सवाल अजियत से दो चार करेगा। अजियत हिकायतों में ढलकर आंखों में अयां होगी, फिर इसका कोई भी झूठ उन्हें मुतमईन नहीं कर पाएगा।
मुंह धोकर वो कमरे में वापस आ गई। गरम शॉल कंधों पर डालती बेहद एहतियात से बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरकर उसने किचन का रुख किया। कुछ ही देर में फ्रीजर खोले सुर मुहतरम आंखों से खाने के लिए कुछ देख रही थी। चिकन कढ़ाई, फ्राइड फिश। उसने माइक्रोवेव में खाना गर्म किया और अभी कुर्सी खींचकर बैठने ही लगी थी कि कदमों की आहट समाज से टकराई। नवाला तोड़कर सालन में डबोते हुए देखे बिना ही जान गई थी रात की इस पर सीढ़ियां उतरे नीचे कौन आ रहा है। पहले फ्रीजर खोला गया, दूध निकाला गया, कैबिनेट खोलकर पत्ती और चीनी के जार तलाश किए गए, बर्नर जलाया गया। इस दौरान वो अतराफ से अक्सर बेनियाज खामोशी से खाना खाती रही। चाय कप में डाले वो सीधा लाउंज में जाकर बैठ गया। ओपन किचन से वो बासानी देख सकती थी। टीवी ऑन किए चैनल सर्फिंग करते हुए घूंट घूंट चाय अपने अंदर उतार रहा था। जन्नत ने बस एक लम्हे के लिए उसकी पुश्त को देखा, फिर सपाट तासुरात के साथ सिंक में इस्तेमाल शुदा प्लेटें रखकर अपने कमरे में आ गई। बेड साइड टेबल पर दवाओं के साथ औकात की निशानदेही करते नोट चिपका थे। कौन सी टैबलेट किस वक्त लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है, सब दर्ज था। लब भींच कर वो गिलास में पानी उंडेलने लगी। दवा लेने के बाद उसने अपना लहाफ और तकिया उठाया और अपनी साबका जगह यानी सोफे पर जाकर लेट गई। फिर जाने कब उसकी आंख लग गई थी। खुली तब जब किसी ने कंधा हिलाते हुए पुकारा था। वो आवाज गैर मानूस थी। आंखें खोलकर उसने खुद पर झुके चेहरे को देखा। कुछ धुंधला सा था। क्या बात है? आवाज भारी थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? जन्नत ने इस लड़की को देखा जो गर्म कपड़ों पर स्याह रंग की स्वेटर में मलबूस सो दुपट्टा सलीके से जमाए चमकती रोशन आंखों से उसे देख रही थी। कौन हो तुम? मैं अक्सा हूँ जी। अक्सा कौन? हवास कुछ बेदार हुए तो उठकर बैठ गई। अब्दुल गफूर की बेटी। अब्दुल रऊफ उनके माली थे। कुछ शहर में काम करते थे मगर फैमिली गांव में रहती थी। अक्सर कुछ मुतफक्कर निगाहों से उसे देखने लगी। आप ठीक हैं जी? हाँ, उसने चेहरे पर दोनों तरफ से फिसलते बालों को कान के पीछे अड़सते हुए कहा। फिर सर उठाकर खिड़कियों की तरफ देखा। नबीज पर्दे पर डोरियों में बंधे हुए थे। सूरज की तेज रोशनी छिनकर अंदर आ रही थी। कितने दिनों बाद सूरज निकला था। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? चिकन सूप बनाया है जी, मीठे में खीर भी बनाई है। जन्नत ने बेसाख्ता दाने हाथ की पुष्प पर निगाह दौड़ाई। कैनोला उतर चुका था, सनी प्लास्ट लगा था। मैं यहाँ कब आई? परसों शाम आपको साहब लाए थे। साहब लाए थे? फांस की तरह कोई शायद जन्नत की हलक में उठकी। कैसे लाए थे? उठाकर लाए थे जी, और कैसे लाते? वो हैरान होकर जन्नत को देखने लगी। जन्नत का रंग उड़ा। आपकी तबीयत इतनी खराब थी, जिसम मानो मैं आग से जल रहा था। अक्सा ने बात जारी रखी। मैं सारी रात बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां ही करती रही। फिर फारिस साहब ने डॉक्टर को बुलाया, तब जाके आपका बुखार कम हुआ। बड़े सनसनीखेज अंदाज में चेहरे के तासुरात के उतार चढ़ाव के साथ उसने अपनी बात मुकम्मल करके उसने जन्नत को देखा। वो हैरत से अक्सा को देख कर रह गई। गुज़श्ता 24 घंटों का तो उसके पास कोई हिसाब ही ना था, ना कुछ याद था। चंद लम्हों तक खाली उस जहनी कैफियत में बैठी रही। फिर उसने उठकर शॉवर लिया। कपड़े बदलकर उसने मामूल की तरह ब्रश से बालों को सुलझाकर कैचर में जकड़ा, स्वेटर पहना, शॉल ओढ़ी। फिर अक्सा की हमरा नीचे आ गई। हिम्मत मजतमा करते हुए उसे मिसेस शिराजी के कमरे का रुख किया था। दस्तक देकर दरवाजा खोला तो वो सामने ही बैठी दिखाई दी। आंखों पर ग्लासी लगाए कोई किताब पढ़ रही थी। जन्नत पर नजर पड़ते ही उन्हें खुशगवार हैरत ने घेर लिया। जन्नत बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। लहजे में इतना प्यार था, आंखों में इतनी फिक्र थी। भारी कदम उठाती वो बेहद खामोशी से उनकी बाहों में समा गई थी। जो कुछ सुन चुका हूँ वो सब मम्मी को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगी? एक ऐसी लड़की को बहू बना बैठी है जो इनफर्टाइल है, अपने सोतन के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जिसके खानदान के लोग उसे अछूत की तरह ट्रीट करते हैं। वो अपनी माँ की मौत का सबब बनी है। कितनी ही देर उसने उनके सीने से लगी रही थी, फिर कितनी ही देर उनकी आंखों से झलकती मोहब्बत को भी देखती रही, जो वक्ती इनाम और अधूरे ख्वाब जैसी थी। अब कैसी तबीयत है? उन्होंने उसका सर और माथा चूमा था। उसने पलकें झिपका झिपका कर आंखों में उभरती नमी को रोक लिया। बेहतर है। उन्होंने मजीद कुछ ना पूछा, कोई बात ना कही, कोई सवाल ना दोहराया। बस अपने बाजू के हिसार में लिए जाने क्या कुछ पढ़कर उस पर फूंकती रही। नजर लग गई होगी। इस दिन मेरी बेटी प्यारी भी तो बहुत लग रही थी। जो बददुआओं के जेर असर रहते हैं वो नजर नहीं लगा करती, मगर वो ये बात मिसेस शिराजी को नहीं बता सकती थी। कुछ वक्त उनके पास खामोशी से बिताकर फिर आराम की घर से कमरे में आ गई। एक बार फिर उसने पुरसुकून रहने की कोशिश की थी। एक बार फिर बंद आंखों ने उसकी हर कोशिश नाकाम बना दी थी और वो फूट फूट कर रो दी थी। वो मिसेस शिराजी को किसी भी सूरत परेशान नहीं करना चाहती थी, उन्हें किसी गहरी अजियत या सदमे से दो चार नहीं करना चाहती थी। वो उनकी आंखों में अपने लिए नफरत और नागवारी जैसी तासुरात नहीं देख सकती थी, ना ही उनकी दुआओं और मोहब्बतों और शफकत के साय से महरूम रहना चाहती थी।
वो जानती थी फारिस ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया होगा। वो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था। जब ये तय था कि किसी डील की तरह तय किए गए इस रिश्ते ने भी खत्म ही हो जाना है, तो वो घर में खामखा की टेंशन पैदा नहीं करना चाहेगा। वो अब भी इस पर कोई दबाव नहीं डालेगा, उस पर सख्ती नहीं करेगा। रोजमर्रा के मामूलात को वैसे ही चलने देगा जैसे वो पहले दिन से चल रहे थे। पिछले 3 माह की रूटीन कायम रहेगी। सख्त नागवारी नापसंदगी सख्त नागवारी नापसंदीदगी और गुस्से के बावजूद अब भी उस पर कोई रोब नहीं जमाएगा। वो अब भी अपनी मांग की खातिर उसे इतना माजन दिए रहेगा कि वो इस घर में अपनी मर्जी और मंशा से वैसे ही जिंदगी गुजार सके जैसे वो पहले गुजार रही थी, ताकि उनके माँ बहन के ताल्लुक की नोयत की उन्हें खबर ना हो। मगर क्या वो पहले की तरह वदान हाउस में रह पाएगी? ये एक मुश्किल सवाल था। उसकी सारी कोशिशें इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए थीं, मगर अब उसे ये नामुमकिन लग रहा था। मुस्तकबिल के हवाले से उसने बहुत कुछ सोच रखा था, मगर अब उसे अंधेरों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह नाकिस, अधूरी, नामुकम्मल किसी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। मोहब्बतों पर उसका हक नहीं था। कुदरत उस पर मेहरबान नहीं थी। जिंदगी गुजारने के लिए एक उम्मीद चाहिए, और उम्मीद को भी तो एक और उम्मीद चाहिए। मगर उसके पास अब कुछ भी बाकी ना रहा था। वो खाली हाथ, तही दामन, अपने मुस्तकबिल का कोई मंजर, कोई ख्वाब, कोई ख्याल उसे कदम बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर रहा था। वो एक ही मकाम पर रुक गई थी, थम गई थी, ठहर गई थी, और जमूद का ये एहसास उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। सीन बदलता है। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख दरवाजे की आवाज से खुल गई थी। कोहनी के बल ऊपर होते हुए उसने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन कर दिया था। जन्नत कमरे में नहीं थी। उसने फिर टेबल क्लॉक पर वक्त देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। वो इसी वक्त कमरे से बाहर आ गया। राहदारी से लाउंज का जायजा लेने के बाद उसने स्टडी रूम का दरवाजा खोला, फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। एक बार अतराफ का जायजा लेते हुए उसने किचन का रुख किया। लाइब्रेरी, स्टूडियो, डाइनिंग हॉल, सिटिंग रूम, उसने हर जगह देख लिया, मगर जन्नत कहीं नहीं थी। झुंझलाहट के आलम में वो सदर दरवाजे को खोलकर बाहर आ गया। सामने शदीद सर्दी में लिहाफ ओढ़े सीढ़ियों पर दिखाई दे गई थी। फारिस मैदान की जिबड़े भंज गए। आंखों में नागवारी के साथ सख्ती उतर आई थी। गुस्से से कदम उठाते हुए उसके पास आया था, फिर इसी गुस्से और बेदर्दी से उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अंदर ले आया था। दरवाजा बंद करके वो उसकी तरफ मुड़ा, और वो सर झुकाए खाली खाली नजरों से फर्श को तक रही थी। अब क्या चाहती हो? सांप की तरफ फुनकार कर उसने सोचा था। अब कौन सा नुकसान करना है बाकी है? यही चाहती हो मम्मी तुम्हारी वजह से बीमार पड़ जाए? बाजू से पकड़कर उसने बेदर्दी से झंझोड़ा था। जन्नत का सर तब भी झुका रहा, लबों पर कफ था, आंखों में वीरानी ही वीरानी थी। फारिस का बस नहीं चल रहा था उसे थप्पड़ लगा दे। मिसेस शिराजी उसकी गैर मामूली खामोशी को, उसकी आंखों की वीरानी को, चेहरे के मसक शुदा तासुरात को तबीयत खराबी पर महमूल कर रही थी। लेकिन फारिस जानता था वो ठीक थी। जानबूझकर सिर्फ तवज्जो लेने के लिए ये सब कर रही थी। ड्रामेबाज थी। सिचुएशन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना उसे आता था। वो मिसेस शिराजी को इस मामले में इन्वॉल्व करना चाह रही थी। जाने कैसी लड़की थी, कैसी सोच रखती थी। मगर अगर खामोश हूं तो सिर्फ इसलिए कि मम्मी टेंशन को मैं अगर खामोश हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं मम्मी को टेंशन नहीं देना चाहता। उसने शदीद गुस्से के आलम में उस पर वाजे किया। तुम्हें उनका जरा भी एहसास है? वो खामोश रही थी। मेरे जगह कोई और होता तो एक लम्हे के लिए भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त ना करता। उसने झटके से बाजू छोड़कर दबी आवाज में कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना हुलिया और रवैया दुरुस्त करो, वरना मैं मम्मी को तुम्हारी असलियत बताकर इस घर से फारिग कर दूंगा। कम से कम रोज रोज की टेंशन से तो जान छूट जाएगी। जेल बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा था। जन्नत ने सर उठाकर उसे जाता देखा। आंखों में यकदम नमी तैरने लगी। फारिस की धमकी का असर था या मिसेस शिराजी की फिक्र? उसने खुद से लड़कर खुद को किसी हद तक संभाल लिया था। वो हशाश बशाश और कुछ हद तक फ्रेश नजर आने लगी थी। वैसे ही उन्हें वक्त देने लगी थी जैसे लाहौर जाने से पहले वो गुज़श्ता 3 माह से देती आ रही थी। लॉन में घूमना, किताबें पढ़ना, इकट्ठे नमाज पढ़ना, आयात को डिस्कस करना, दुनियावी खबरों पर तबसरे करना। लेकिन दरपर्दा बहुत से काम ऐसे भी थे जो उसने छोड़ दिए थे। उसने फारिस के मामलात में मुदाखलत हतमी तौर पर बंद कर दी थी। अब उसका सामना भी वो कम से कम करने लगी थी। कमरे में तभी आती जब वो सो चुका होता। सुबह उसके बेदार होने से पहले ही उठ जाती। आमना सामना सिर्फ नाश्ते की टेबल पर या रात के खाने पर होता। इस दौरान वो भूले से भी नजर उठाकर उसे ना देखती। अब फारिस के बेडरूम में ना ताजा फूल सजते थे, ना मुअत्तर खुशबू बिखरती थी, ना कमरे की सेटिंग बदलती थी, ना उसकी अशिया को कोई हाथ लगाता था। आहिस्ता आहिस्ता उसने ड्रेसिंग टेबल से अपना मेकअप का सामान भी हटा दिया था।
दीवारों को भी पेंटिंग से महरूम किया था। बेडशीट्स, खिड़कियों के पर्दे भी उसने बदलवा दिए। एक एक करके उसने हर निशानी कमरे से मिटा दी। एक एक करके उसने अपनी हर चीज वहां से हटाई थी। अब उसे फारिस के कमरे में अपनी पसंद और मर्जी मर्जी की कोई चीज चाहिए भी नहीं थी। अब जब कदम लहूलुहान हुए थे तो वो अपने हाथों से ही हर जंजीर को तोड़कर खुद को आजाद करना चाह रही थी। मगर ये आजादी, आह ये आजादी, सोच और ख्यालात में गलता वो कब कैसे चलती हुई नमाज वाले कमरे में आ गई उसे नहीं पता था। सर पर सजूद कितनी ही देर वो सिसकियां ले लेकर रोती रही थी। उसे अंदाजा नहीं था जब सर उठाते हुए सीधी हुई तो नम आंखों के साथ अपनी जगह थम कर रह गई। दरवाजे में ही मिसेस शिराजी मौजूद थी। उन्होंने उसका आंसुओं से तर चेहरा देखा, आंखों में लहराता कर्ब देखा। जन्नत अपनी जगह मुंजमद हो ही बैठी थी। आंसू आंखों में ठहरे थे, दिल जैसे रुका हुआ था। शायद वो अब पूछ लें कि जब से लाहौर से आई हो इतनी खामोश क्यों हो, जिंदगी से खफा क्यों हो, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों बदल गई हो जन्नत। अगर उन्होंने पूछ लिया तो क्या बताएगी, क्या जवाब देगी। दुआ मांग ली बच्चे, काफी की तलब हो रही थी, अगर तुम्हारे हाथों से बनी मिल जाए तो। मुस्कुराते हुए उन्होंने एकदम से यूं कहा जैसे उन्हें उसके आंसू नजर ही ना आए हों। वह आंसू अल्लाह के सामने बहाए गए थे, वो अल्लाह के लिए ही थे। जन्नत ने खुश्क लबों को तर करते हुए उन्हें देखा। फिर इस बात में वो मुश्किल सर को जुम्बिश थी। हालात ने हालांकि उसने दुआ नहीं मांगी थी, उसने बस पेशानी टिकाई थी और रोना शुरू कर दिया था। भला उसे क्या बताती जिसे सब इल्म था, जो उसकी रग रग से वाकिफ था। मैं किचन में हूँ, उन्होंने व्हील चेयर का रुख मोड़ दिया था। आंखें आस्तीन से पहुंचते हुए वो उठ खड़ी हुई, निगाह उसकी इसरा की आयत पर जा ठहरी। बस एक लम्हे के लिए, फिर गालों से आंसू का निशान मिटाती वो किचन में आ गई। मिसेस शिराजी को देखा, गोद में धरी डायरी उन्होंने काउंटर पर टेबल पर रख दी। हाथ बढ़ाकर कुछ लिख रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है जन्नत, महरूमियों पर सब्र कैसे आता है। काफी बनाकर उनके पास आई तो अपना मग उठाते हुए उन्होंने कलम रखकर पूछा था। उसने उन्हें देखा, फौरी तौर पर जवाब उसके जहन में ना आ सका। कैसे आता है। कुछ देर बाद उसने घून पड़ते हुए पूछा। वो जानती थी मिसेस शिराजी इस टॉपिक पर कुछ लिख रही होंगी। जवाब उनके पास होगा, यकीनन होगा। सवालों पर गौर करने वालों को जवाब मिल ही जाया करते हैं। सुकून शुक्र से आता है, शुक्र सब्र से होता है। सब्र अल्लाह की रजा में राजी होने का नाम है और रजा अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करने से आती है। भरोसा ईमान और ईमान यकीन से होता है। घूंट घूंट कॉफी अपने अंदर उतारते हुए उन्हें खामोशी से देखने लगी। एक महरूमी के साथ ढेर सारी अताएं भी तो होती हैं। मुझे देख लो, वो मुस्कुराई। अपाहज हो गई हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे बोलने सुनने देखने की सलाहियतों से महरूम नहीं रखा। वो एक महरूमी बहुत भारी है, मगर उसके साथ जितनी भी अताएं हैं मैं शुमार नहीं कर सकती। उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। जब मैं अता पर गौर करती हूँ मेरे अंदर शुक्र का जज्बा सर उठाता है। यही जज्बा मुझे मेरी महरूमियों पर सब्र सिखा देता है। सब्र अल्लाह की रजा से जुड़ा है। रजा अल्लाह की खिदमत पर, उसकी रहमत पर भरोसा करना सिखाती है। मैं सोचने लगती हूँ यकीनन मेरे लिए भलाई होगी। यकीनन अल्लाह ने मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आजमाइश में डाला होगा, या मुझे वो इन हालात से इसलिए गुजार रहा होगा ताकि वो बदले में मुझे बहुत अच्छा और बेहतरीन अता कर सके। मग पर गिरफ्त मजबूत किए जन्नत खामोश बैठी थी। यकीन से इब्तिदा करती हूँ तो शुक्र पा लेती हूँ। शुक्र से आगाज करती हूँ तो यकीन मिल जाता है। काफी का खाली मग काउंटर पर रखकर उन्होंने डायरी उठा ली। जन्नत अभी भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आंटी, व्हीलचेयर का रुख मोड़ते हुए उसने रुक कर उसे देखा। जी बेटा। उसकी जमीन, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। जो उसका हो जाए वो इसके लिए कम नहीं पड़ती। वो उसे फिर बेघर नहीं होने देता है ना। सीढ़ियां उतरते हुए फारिस मर्दान की कदमों की हरकत यकलख थमी थी। किचन काउंटर के इस तरफ वो मिसेस शिराजी से मुखातिब थी। बेशक सजदों में गिरने वालों को अल्लाह कभी गिरने नहीं देता जन्नत। जन्नत की आंखों में नमी ठहर गई। बदिक्कत मुस्कुराते हुए उसने उन्हें देखा। वो मिसेस शिराजी को क्यों फरामोश कर बैठी थी। उसने वादा किया था वो उनके पोते से मिलवाएगी। उसने खुद से अहद किया था वो उनका हर लिहाज से ख्याल रखेगी, तो फिर अब क्यों हिम्मत छोड़ बैठी थी। निकाह का एक कॉन्ट्रैक्ट जब तक वो है, हाँ तब तक उसे मिसेस शिराजी के साथ उनकी दुआओं के साए तले रहना है। मोहब्बतें ऐसी भी होती हैं, ऐसे भी मिलती हैं। अल्लाह के प्यारों से वो सरशारी के आलम में सोचे जा रही थी। फारिस उन्हें कभी भी उसकी मर्जी से आगाह नहीं करेगा। उनकी मोहब्बत के लिए कायम दायम ही रहेगी। आंखों में नफरत का तासुर उन्हें नहीं उभरेगा। लब दुआ से खाली नहीं होंगे। वो उनके पोते के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी। हुक्म में सदर दरवाजा खोलकर फारिस वरदान बाही चला गया था। जन्नत कमाल अभी मिसेस शिराजी को ही देख रही थी।
सीन बदलता है। उसकी आंख खुली तो रात का 1:30 बज रहा था। उठकर बैठते हुए उसने सीने पर धरी किताब कॉफी टेबल पर रख दी। लाहौर से वापसी के बाद अक्सर ऐसा होने लगा। वो सिटिंग एरिया में ही सो जाया करती थी। अब जब सर्दी का शदीद एहसास हुआ तो उठकर कमरे में आ गई। कमरे के अंदर दाखिल होते उसे यकायक एक गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। दरकार फानूस और लैंप रोशन थे। बेड पर बेतरतीबी से कुशन यहाँ वहां बिखरे थे। उसकी निगाह बेख्तियार वॉशरूम की जानिब उड़ गई। इधर खुले दरवाजे से वो फारिस को वॉश बेसिन पर झुका देख सकती थी। वो खांसते हुए उल्टी कर रहा था। निचला लब यूं ही बेख्याली में दांतों तले दबाते हुए वो सोफे पर जा बैठी। वो कुछ ही देर बाद आया था। मध्यम सी रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह था। वो मजमहिल वजूद निढाल लग रहा था। रंगत उड़ी हुई, होंठ खुश्क बेरंग, नम आंखें बेतहाशा सुर्ख और कुछ सूजी हुई थी। कपड़े शिकन आलू, हुलिया बिखरा हुआ सा। वो कदम उठा रहा था तो उसकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। वो खांसते हुए बेड पर ढह गया था। टांगों पर कंफर्टे फैलाते हुए जन्नत उसे बेड पर बेकरारी से करवट बदलते बेतरह खांसते देख लेकर बेचैन हुई। फिर ख्याल आया उसके मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है। जैसे कि वो लाहौर से वापसी के बाद से इरादा किए हुए थी। दूसरा ख्याल ये था कि उसे उठकर उसकी तबीयत से मुतल्लिक अफसार कर लेना चाहिए, मगर चाहते हुए भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो एक बार फिर उठकर वॉशरूम गया। एक बार फिर वॉश बेसिन पर झुका। जन्नत ने इसराबी कैफियत में वॉल क्लॉक पर निगाह दौड़ाई। सारी रात इस हालत से रही, इसकी ये हालत रही है। वो बाहर आया तो जन्नत उसके सामने थी, कुछ मुतफक्कर और मुतामल सी। इज एवरीथिंग ऑल राइट? उसने हिम्मत करके पूछा था। एक हाथ से दीवार का सहारा लेते उसने दरवाजे की नॉब को थामे रखा। बार बार वो यूं पलकें चिपका रहा था जैसे आंखों पर छाई हुई धुंध धुंध हटाने की कोशिश कर रहा हो। मंजर कुछ वाजे हुआ तो जन्नत को दुरुस्ती से हटाते हुए आगे बढ़ा। अगले लम्हे उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। इससे कब्ल कि जन्नत उसे संभाल पाती वो पूरे कद समेत फर्श पर आ रहा। फारिस! घुटी घुटी सी चीख के साथ वो उस पर झुक गई। गाल थपथपाते हुए आवाजें देते हुए उसे होश में लाने की सही करने लगी। महज चंद लम्हों के लिए पास आउट होने के बाद उसने झट से आंखें खोल दी। अगले ही लम्हे उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। उसके चेहरे और गर्दन पर सुर्ख धब्बे उभरे हुए थे। सुर्ख आंखों से पानी बह रहा था। एलर्जी रिएक्शन। परेशानी के आलम में जन्नत का पहला ख्याल यही आया। फिर उसने तेजी से साइड टेबल पर रखी टैबलेट्स का जायजा लिया। पानी का आधा गिलास भी रखा था। गया हुआ एलर्जी के लिए मेडिसिन ले चुका था, मगर उसे अभी तक इफाका क्यों नहीं हुआ था? अगर बर वक्त में इफाका नहीं हुआ था तो एकदम उसके अंदर खतरे की घंटी बजी। साइड टेबल से उसने फारिस का मोबाइल उठा लिया। उसके दाहिने हाथ की फिंगरप्रिंट से लॉक खोलकर डॉक्टर बुखारी का नंबर कॉन्टेक्ट से निकाला। और मुश्किल सांस लेते फारिस बुरी तरह खांसे जा रहा था। अब डॉक्टर बुखारी से मुखातिब थी। उन्हें उसकी सूरत हाल से आगाह दे कर रही थी, जबकि मतली की शदीद एहसास के साथ फारिस को एकदम से उबकाई आई थी। वो उठना चाहता था मगर बवक्त ऐसा न कर सका। मजबूरन उसे फर्श पर ही झुकना पड़ा। डॉक्टर बुखारी से बात करके वो एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। इट्स ओके, परेशान मत हो, रिलैक्स रहो, दूर रहो। कुछ गुस्से, कुछ झंझलाहट, कुछ बेबसी के आलम में उसने बाएं हाथ से जन्नत को परे धकेला। अंदाज और रवैये से नफरत और झुंझलाहट नुमाया थी। जन्नत दुख और सदमे से उसे देख कर रह गई। बहुत कोशिश से वो दीवार के करीब होता हुआ ताकि सहारा लेकर बैठ सके। दाहिना हाथ गर्दन पर था और अपने स्वेटर और शर्ट के बटन खोलना चाहता था, मगर खोल नहीं पा रहा था। ये काम भी जन्नत ने सरंजाम देना था। उसने एक बार फिर शदीद गुस्से और चिड़चिड़ेपन से उसे परे देखा। स्टे अवे फ्रॉम मी। जन्नत का दिमाग घूम गया। अगले ही लम्हे उसने फारिस के जहाज झटक कर पकड़े थे। इस हालत में भी तुम्हें अपने एटीट्यूड दिखाने की पड़ी हुई है? इस हालत में भी? वो उस पर फट पड़ी। सुर पड़ती आंखों में सदमा लिए फारिस मैदान उसे देख कर रह गया। मैं इस एक लम्हे के लिए उसे सकता हुआ था। उसके बाद जो खांसी का दौरा पड़ा वो उसे बेहाल कर गया। जन्नत तेजी से उसके स्वेटर और शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए। गर्दन से नीचे सीने पर भी सुख निशान थे। मैंने डॉक्टर बुखारी से बात की है, वो आते होंगे। क्या तुम कोई और दवा लेते हो? सीवियर रिएक्शन? फारिस का सर झुक गया। नीम आंखों में खालीपन था। चेहरा सफेद, खांस खांस कर उसकी हालत अबतर हो चुकी थी। फारिस उसका सर उठाते हुए गाल थपथपाते हुए एक दफा फिर मुतवज्जा किया, मगर वो मुतवज्जा नहीं हुआ था। कोई जवाब नहीं दे रहा था। फारिस, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। यक उसकी गर्दन ढलक गई। वजूद बेजान हो गया। फारिस! घुटी घुटी चीख निकली। आंखों में खौफो हरास फैल गया। दाहिना हाथ मुंह पर जमाए वो मुतवहश होकर पीछे हट गई। फारिस सांसें ले रहा था। उसके वजूद में अब कोई हरकत नहीं रही थी।